देखो भाई, वट एवर यू डू डजेंट हर्ट एनी वन, वाई शी एवर डेटेड सच एन इडियट इज बियॉन्ड मी, वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड। पता है, ये 5 सेंटेंसेज में एक बात समझाई गई है केवल, क्या कि अगर सब्जेक्ट किसी चीज़ को बनाना है ना, तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसके अलावा वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है। हालांकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी क्या ही होती है, नाउन ही होती है। उसके अलावा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, जिसको आप क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव भी किसके जैसा ही गुण रखता है फिलहाल इस टाइम पे, जब इन्फिनेटिव नाउन मतलब सब्जेक्ट बन रहा होता है तो वो नाउन जैसा ही बिहेव करता है। उसके अलावा नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लोज, ठीक है। किसी फ्रेज को किसी क्लोज को क्या बना सकते हैं, किसी फ्रेज को किसी क्लोज को सब्जेक्ट बना सकते हैं। बात यह है कि अगर ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट बनते हैं तो इनको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ, कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ इसके अलावा देखता हूँ। देखो नाउन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन ही सकता है, इसको तो एक मिनट साइड में रखता हूँ, क्योंकि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन ध्यान रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जीरेंड, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, कोई फ्रेज हो, कोई क्लॉज हो, अगर इन 4 चीज़ों में से कुछ भी है और वो 4 चीज़ों में से कुछ भी क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, तो ध्यान रखना ये सब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बात आती है फ्रेज़ क्या है और क्लोज क्या है। देखो फ्रेज़ और क्लोज की हम बात करें, आपके लिए ज़रूरी हो सकता है टीचिंग में ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ ले। फ्रेज और क्लोज में फ़र्क ये होता है, जनरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं फ्रेज भी और क्लोज भी। मैं बहुत कॉमन डेफिनेशन दे रहा हूँ, हालांकि इसको जब इलेबोरेटली पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हम लेके जाएंगे, तो हो सकता है ये डेफिनेशन वेरी करे, आपको लगे कि हाँ यार ये तो ऐसे हो सकती है, गलत है, ऐसे हो सकती है, सही है। लेकिन अगर बहुत छोटी डेफिनेशन लूँ, है ना, एक लाइन में डेफिनेशन लूँ, तो फ्रेज और क्लोज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। फ्रेज और क्लोज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें वर्ब नहीं होती, क्लोज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें वर्ब भी होती है। दोनों में इतना ही फर्क है। फ्रेजेस क्या है, जो किसी को फ्रेज बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। क्लोज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद वर्ब। जनरली तो यही है ना। मैं आपसे कहूँ कि कॉमन टर्म में सबसे कॉमन टर्म में क्या समझ सकते हैं, वो ये तरीका है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा फ्रेज का भी, क्लोज का भी, टेंशन ना लो, मैं केवल अभी समझा रहा हूँ कि अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए, इन्फिनेटिव आ जाए, नाउन फ्रेज आ जाए, नाउन क्लेज आ जाए, क्लोज आ जाए, ये सबके सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। बात समझने की है बच्चे कि इनको सिंगुलर क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये दोनों को अगर लेके चलो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को और इन्फिनेटिव को, समझ रहे हो, तो ये एक्शन को दिखा रहे होते हैं, है ना। आपने कोई एक्शन करा है, जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसको दिखा रहे होते हैं। और जनरली एक्शन को ना आप मान के चलो, एक तो ये है कि एक्शन को जब नाउन में लेके चलोगे तो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग होती है, तुमने कुछ करा है लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हो, है ना। तो वो एक तरीके की एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। और एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग अगर कोई चीज़ है जिसको टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। और अगर नाउन एब्स्ट्रैक्ट है तो आप कह सकते हो कि वो अनकाउंटेबल है ना। और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। खैर ज़्यादा डिटेल में चले जाओगे, नाउन में पढ़ाऊंगा मैं ये वाली बात तुम्हें अच्छे से। और लेकिन मैं कहूँ आईएनजी फॉर्म और इन्फिनेटिव जो होते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जनरल टर्म में हम इनको ये कहें कि ये जो है नाउन की तरह बिहेव करते हैं। और ये फीलिंग्स हैं एक तरीके की, समझ रहे, एक्शन है एक तरीके का। फीलिंग हो सकता है, एक्शन हो सकता है, किसी न किसी तरीके का एक्शन है या फीलिंग्स तुमने दिखाई है, वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, वर्ब के ऊपर। तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हारे सामने रखा है, तुमने गिन लिया, तुमने काउंट कर लिया, नहीं, है ना। वो जस्ट एक एक्शन है जो आपने करा है, जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, काउंट आउट नहीं कर सकते। और ऐसी सिचुएशन में उसको एक ही मानना पड़ेगा, एक से ज़्यादा नहीं मान सकते। और एक ही मानना पड़ेगा, सिंगुलर मानना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको कहा कि ये सिंगुलर है। फ्रेजेस और क्लोजेस की बात करूँ तो भाई पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पूरा का पूरा जब आपने ले लिया है और वो अकेला आया है तो वो सिंगुलर ही होगा। जैसे 94 95 देखो, फ्रेज और क्लोज तो मैं तब बेहतर समझ में आएगा। मैंने 95 की बात करी, मैंने कहा वट एवर यू डू डजंट हर्ट एनीवन, कि भाई जो भी तुम करते हो किसी को हर्ट नहीं करता। देखो डज नॉट हर्ट, डज नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब बेसिकली, है ना। हर्ट क्या है, मेन वर्ब है। अब तुमने देखा कि भाई वट एवर यू डू, ये जो डज आया है किसके लिए आया है, ये पूरे के पूरे क्लोज के लिए आया है, समझ रहे हो, या पूरे के पूरे फ्रेज के लिए आया है। ये हो गया नाउन फ्रेज, सॉरी वर्ब आई है ना। देखो डू आया है ना तो क्लोज होगा, क्या हो गया, ये नाउन क्लोज हो गया। सिंगल वर्ड में तो नाउन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर नाउन बना रहे हैं, तो उसको नाउन क्लोज कह देंगे। तो वट एवर यू डू, अब तुम कह रहे हो सर ये तो डू आ गया, डू किसके लिए आया, अरे ये अपने आप में अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, इसको बांट दो ऐसे, है ना। ऐसे देखो, नाउन क्लोज का अपना कंप्लीट मीनिंग तो होता नहीं है ना। क्लोजेज हों, फ्रेजेज हों, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। तो वट एवर यू डू, जो भी तुम करते हो, यू के लिए डू आ गया, यू के लिए क्या आ गया, डू आ गया, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका मीनिंग कंप्लीट हो। मैं तुमसे कहूँ फ्रेज और क्लोज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग कंप्लीट हो, नहीं, फ्रेज और क्लोज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, है ना। अगर आप सोच रहे हो फ्रेज और क्लोज का कंप्लीट मीनिंग होता, नहीं, फ्रेज और क्लोज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता।
वॉट एवर यू डू की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा क्लोज है, इसमें यू की वर्ब अपनी डू है, यू अपने लिए वर्ब यूज, यू ने अपने लिए वर्ब ली है डू। लेकिन ये जो वॉट एवर यू डू है, मैं तुमसे पूछूं डज नॉट हर्ट का सब्जेक्ट क्या है? जैसे तुम्हारे दिमाग में एक बात आई, बोले यार यहाँ पे डू लिखा है, डू का सब्जेक्ट कौन है? मैंने कहा भाई डू का सब्जेक्ट यू है, डू का सब्जेक्ट क्या है? यू है। कंफ्यूज हो तो इन जनरल तो ऐसा ही होता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर है, हमेशा ऐसा नहीं होता, 99% होगा वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने कहा वट एवर यू डू, तो डू से पहले जो सब्जेक्ट रखा है हमारा, मैंने मान लिया सब्जेक्ट है, तो डू का तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैंने कहा वर्ब है तो अपने लिए सब्जेक्ट तो लेगी, अगर वर्ब आई है तो वर्ब अपने लिए सब्जेक्ट लेगी। मैंने कहा डू के लिए सब्जेक्ट यू हो गया। ये जो डज नॉट हर्ट मेरे पास लिखा है तो ये भी वर्ब ही, और अगर ये भी वर्ब है तो इसका भी तो अपना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट है पूरा का पूरा नाउन क्लोज, और पूरा का पूरा नाउन क्लोज अपने आप में मैं पूछूं इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? बोले सर इसकी संख्या एक है, सिंगुलर, एक अकेला एक क्लोज आया है, और अकेला एक क्लोज है, इसको सिंगुलर मानेंगे। सिंगुलर माना है इसलिए आपने डज नॉट का यूज़ करा है। डू नॉट डज नॉट के बारे में अगर आप ना जानते हो तो डोंट और एक डजंट दो चीज़ें होती हैं, है ना। डोंट डू नॉट होता है और ये हमारा डज नॉट होता है। हो सकता है बहुत बच्चों को पता हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये किसके साथ आता है? ये प्लूरल के साथ आता है, और ये किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि ये डू वर्ब से बने हैं। किससे बने हैं? डू वर्ब से। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। वर्ब में अगर एस या ई एस जोड़ दें तो वो कैसी बन जाती है? तो वो सिंगुलर बन जाती है, मूल रूप में प्लूरल होती है। यही मैंने आपको समझाया था। तो मैं बता रहा हूँ कि डू नॉट जो है प्लूरल के साथ आता है, और डज नॉट जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। ये दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब पर काम करती हैं, अगर नॉट के पहले रखी हैं तो। ठीक है, वट एवर यू डू डजंट हर्ट एनीवन, की जो भी तुम करते हो किसी को हर्ट नहीं करता। ये जो मैंने कहा है पूरी की पूरी वर्ब की स्ट्रक्चर रखी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। और मैंने सब्जेक्ट किसको माना है? मैंने सब्जेक्ट माना है किसको? मैंने माना है वट एवर यू डू को। ये नाउन क्लोज है पूरा, और अपने आप में इसकी संख्या एक है, और एक है तो इसको सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाई गई है। इस हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। यहाँ से सीखने के लिए मिलता है कि किसी भी क्लोज को सब्जेक्ट माना जा सकता है। अब तुम कहोगे कैसे पता चलेगा पूरी क्लोज को सब्जेक्ट मानना है? देखो, देखना पड़ेगा तुम्हें कि वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और अगर वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है तो क्या बन सकता है। जैसे तुमने देखा यहाँ पे डू लिखा है, देखो पता है क्या, मैं थोड़ा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो डू है ना बेटा, ये मेन वर्ब है। ये जो डू है ना, ये वाला, ये मेन वर्ब है, और ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, जबकि ये वाला डज क्या है? ये वाला डज जो है हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये हर्ट क्या है? मेन वर्ब है। तो अगर मेन वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके पास अगर मेन वर्ब रखी है ना बच्चे, तो मेन वर्ब को सोचो कि वर्ब अगर होगी तो अपना सब्जेक्ट जरूर लेगी, है ना। वर्ब होगी तो अपना क्या जरूर लेगी? सब्जेक्ट जरूर लेगी। वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। एक बात ध्यान रखना, वर्ब के सब्जेक्ट के बिना नहीं रह सकती। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कहीं वर्ब आई है तो उसका क्या भी होगा? सब्जेक्ट भी होगा, है ना। तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट हर्ट जो है अपना सब्जेक्ट ढूंढेगी। अपने यू ने देखा, कि यार मेरा सब्जेक्ट तो डू है, मुझे तो मिल गया। डज नॉट हर्ट में हर्ट मेन वर्ब है, मेन वर्ब अपना सब्जेक्ट ढूंढेगी, तो सब्जेक्ट है कौन? ये पूरा का पूरा जो आपने क्या माना है? क्लोज माना, सॉरी क्लोज माना है, ये हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल फ्रेज का देख लो। 96, वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड। कहाँ जाना है डिसाइड नहीं किया गया है ना। वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड, कि कहाँ जाना है डिसाइड नहीं किया गया, कहाँ जाना है डिसाइड नहीं किया गया। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ फिर से, इज नॉट डिसाइडेड वर्ब है ना। इज नॉट डिसाइडेड क्या है? हमारे पास वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बनेगा कौन? पूरा का पूरा वेयर टू गो। अब तुम इसको क्लोज में समझना बच्चे, है ही फ्रेज ही, क्योंकि क्लोज होगा तो क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब भी चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं। इस वाली मेन वर्ब को अपना क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। पूरा का पूरा क्या बनेगा? वेयर टू गो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का समूह है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो आपने इसको क्या मान लिया? फ्रेज मान लिया। तो ये बेसिकली क्या है? वेयर टू गो क्या है? नाउन फ्रेज है। एक बात, ठीक है भाई, वेयर टू गो हमारे पास क्या है? वेयर टू गो नाउन फ्रेज है। उसके अलावा मैंने कहा किस वर्ब का सब्जेक्ट है? डिसाइडेड का सब्जेक्ट है। डिसाइडेड आपके पास मेन वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की संख्या कितनी है? मैंने कहा, आपने कहा बोले सर एक है। पूरा का पूरा फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पूरा पूरा फ्रेज मिलकर कितना बना? एक बना है। और मैंने कहा एक बना है तो कैसी वर्ब आनी चाहिए? बोले सर सिंगुलर। मैंने कहा अच्छा सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे इज लिखा है, मैंने गलत है सही है? आप कहेंगे बोले सर सही है, और सही है तो सेंटेंस भी क्या है? ठीक है, वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड में इस जो आया है पूरे के पूरे वेयर टू गो के लिए आया है। अब तुम कहोगे 96 में आपने वेयर टू गो को फ्रेज कैसे कह दिया? बच्चे, क्लोज बनने के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए। अगर तुम किसी चीज़ को क्लोज बोल रहे हो तो पहले तो उसमें देखो, क्लोज एक तो कंजक्शन लगा होता है उसमें, समझ रहे हो, कोई ना कोई कंजक्शन लगा होगा। कंजक्शन तो क्या कहें, फिर एक काम करो, WH वर्ड बोल दो, ठीक है, क्योंकि वही कंजक्शन होते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट होगी, और क्या होगा? वर्ब होगी। ठीक है, वर्ब जरूर होगी। क्या जरूर होगी? वर्ब जरूर होगी, वर्ब जरूर होगी, वर्ब। अच्छा ठीक है,
मैंडेटरी होना है वर्ब का। अब तुम वेयर टू गो देखो, वेयर टू गो में कहीं वर्ब है, तुम कहोगे सर गो वर्ब है, अरे ना ना ना, ये टू गो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको वर्ब मत मानो, इसको इन्फिनेटिव देखो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आया, इन्फिनेटिव के रूप में आया है, और इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होता है, समझ रहे हो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर एक इन्फिनेटिव बनाया, इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा अगर तुम सोचो। हालांकि इसमें टू गो में जो गो है वो वर्ब है, मैं तुमसे वो ये बात मान रहा हूँ कि टू गो में गो वर्ब है, लेकिन ये जो टू गो है पूरा का पूरा मिलकर क्या बना है, इन्फिनेटिव बना है, और ये फिलहाल कैसे काम नहीं कर रहा, एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा पूरा का पूरा। यही है इसमें इस 96 में जो ये जो पेयर बना है, जो पूरा का पूरा वेयर टू गो बना है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, अगर तुम्हें फ्रेज और क्लोज में भी दिक्कत हो रही है, देखो मैं बता देता हूँ, मैं फ्रेज और क्लोज बिल्कुल परफेक्टली तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि फ्रेज और क्लोज को पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा कंजक्शन खोल के रखना पड़ेगा आपके सामने, तब आपको फ्रेज और क्लोज समझ में आएगी, समझ रहे हो। उसमें तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो अभी मैं खोल नहीं पाऊंगा उसको पूरे को कि मैं आपको बता दूँ खोल गया, लेकिन हाँ कंजक्शन में फ्रेज क्लोज के बारे में हम अच्छे से पढ़ देंगे जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे। कुल मिला के ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर पूरे के पूरे सब्जेक्ट बन रहे हैं उनको सिंगुलर मानते हैं, ये मैंने सिखाया 94 96 में। 95 भी देख लो, अब देखो 95 में WH वर्ड भी आया है ना, सब्जेक्ट भी आया है, वर्ब भी आई है ना। इस डेटेड का सब्जेक्ट कौन है, शी है, शी सब्जेक्ट है, डेटेड क्या है अपना, वर्ब है, ठीक है। लेकिन इज बियॉन्ड भी तो वर्ब है, सॉरी बियॉन्ड वर्ब नहीं, इज वर्ब है। इज भी क्या है यहाँ पर, इज भी क्या है, इज भी तो वर्ब है, और अगर इज भी वर्ब है तो वर्ब अपना क्या लेगी, सब्जेक्ट लेगी, वर्ब अपना क्या लेगी, सब्जेक्ट लेगी। अब वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, अब आप कहोगे सर सी बन गया सब्जेक्ट, शी को सब्जेक्ट मान लिया, अरे शी सब्जेक्ट है डेटेड का, इस इज को अपना सब्जेक्ट चाहिए। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने ऊपर कहा कि इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इज एम आर वॉज वर अगर अकेले यूज़ हुए हैं, है ना, अगर अकेले यूज़ हुए हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस एम आर वाज वर अगर अकेले यूज़ हुए हैं तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे, ठीक है। बाकी इस एम आर वाज वर के साथ कोई और भी वर्ब आ गई है, वर्ब की ING फॉर्म आ गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, ये दो आ सकती हैं और तो कुछ आ नहीं सकता, इनमें से कुछ आ गया, तब इस एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, समझ रहे हो। जो इस एम आर वाज वर हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ध्यान रखना। अगर इस एम आर वाज वर अकेला आया है तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, और इसको अपना सब कुछ चाहिए जो वर्ब को चाहिए होता है। इस एम आर वाज वर अगर किसी और वर्ब के साथ आया है तब वो कैसा होगा, उस सिचुएशन में वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पर इज अकेला आया है, वर्ब है, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो बच्चे ये जो है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा उसका, जिसके नीचे अंडरलाइन हुई हुई है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनेगा। संख्या में कितना है, एक है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। ये आपको कुछ समझाने की कोशिश करी जा रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कई बार पूरे के पूरे सब्जेक्ट बन जाते हैं, और पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी इसके 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको शीट में भी दूंगा, टेंशन ना लो। अगर तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि है थोड़ा सा, तो मैं शीट में भी एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना लो, कमी छूटेगी नहीं कहीं। आ जाओ जरा, वापसी आते हैं अपना 76 पे, जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट ईयर। ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ दैट इज आर माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़ इज आर। अरे वाह, बड़ा सही सेंटेंस है भाई, ध्यान से सुनो। 3 सेंटेंस बड़े अच्छे से लगा के रखे हैं, इसमें इतने कन्फ्यूज़न, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वन ऑफ द से। मैं आपको बताऊँ, ये जो वन ऑफ द है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द। एक सेकंड रुको, अभी भी पतला आ रहा है, देखो मैं आपसे कहूँ कि वन ऑफ द जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द से रिलेटेड बहुत सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे मैं आपसे कहूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ है, देखो कन्फ्यूजन यहाँ है। 3 कंडीशन है जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तीनों मैंने आपके सामने रख दी, समझ रहे हो। 3 कंडीशन है, तीनों के तीनों आपके सामने रख दी हैं, कुछ नहीं है इसमें, कन्फ्यूजन कुछ है नहीं। अभी तो फिलहाल आप ऐसा सिचुएशन मान के ध्यान रख लो। हालांकि वन ऑफ द वाली सिचुएशन, वन जो है प्रोनाउन है, और वन है प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉमन सिचुएशन क्या हो सकती है आपके सामने, बोले सर क्या 3 सिचुएशन, एक बार ये बताओ। बढ़िया, वन ऑफ द, देखो एक चीज़ है, अगर मैं आपसे ऐसी कहूँ, सॉरी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वन ऑफ द बॉयज़, ऊपर का सेंटेंस ले रहा हूँ लेकिन मैं लिख के ले रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ वन ऑफ द बॉयज़ इज ये आर, आगे पता नहीं क्या लिखा है, मुझे मतलब नहीं है, ये वर्ब है, और मुझे वर्ब का सब्जेक्ट से एग्रीमेंट देखना है। मुझे देखना है यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से मुझे वर्ब का यूज़ करना है। देखो समझदार को इशारा काफ़ी, मैं तुम्हें कल से पिछली वाली क्लास में बता के आ चुका हूँ कि ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के पास अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो द बॉयज़ इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, उसके द बॉयज़ उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन है, द बॉयज़ उसका ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो इसका मतलब अगर ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, द बॉयज़ उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब बचा क्या, वन बचा।
इसका मतलब वन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और वन का मतलब एक ही तो होता है, और अगर एक होता है तो वर्ब प्लूरल आएगी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या किसका यूज़ करेंगे, इसका। ध्यान से देखो 78 नंबर। वन ऑफ द बॉयज इज आर गोइंग टू दिल्ली टू मीट देम। ठीक, वन ऑफ द बॉयज इज आर गोइंग टू दिल्ली टू मीट देम। बोले बहुत से लड़कों में से कोई एक लड़का ऐसा है, बहुत, वन ऑफ द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कोई एक लड़का ऐसा है जो उनसे मिलने जा रहा है। अब तुम इसका मीनिंग देखो, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का ऐसा है जो उनसे मिलने जा रहा है। तो वन ऑफ द बॉयज ऑफ प्रपोजिशन, द बॉयज उसका ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब वन क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगी, वर्ब आएगी। वन सिंगुलर होता है, किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। अरे बहुत आसान है, एक सिचुएशन हमने समझ ली, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज, 76 समझा रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफ द बॉयज दैट इज़ या आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखो जरा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, इससे पिछली क्लास में नहीं पता, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो जरा, देखो क्या, व्हाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, whom हो गया, दैट हो गया। खास करके 5 शब्द ही आपको मिलेंगे। ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं, कई बार इनके तुरंत बाद आपको वर्ब लिखी मिलेगी। क्या लिखी मिलेगी, वर्ब लिखी मिलेंगी, है ना। और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वर्ब कैसी आई है। तो मैं आपको एक बात बताई थी कल भी, इससे पिछली क्लास में भी, कि जो WH वर्ड्स होते हैं, साथ मैंने इस बार दैट भी जोड़ दिया। ये जो WH वर्ड होते हैं उनका अपना कुछ नहीं होता। मैं तुमसे कहूँ व्हाट जो है वो सिंगुलर है प्लूरल, बता दो। व्हाट, एक बात बताऊँ ईमानदारी से, व्हाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। व्हाट जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। ऐसी पता है विच जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। ऐसी मैं तुमसे कहूँ हु सब्जेक्ट बनता है केवल, और कुछ नहीं बनेगा। मैं आपसे कहूँ कहीं हुम लिखा है, पक्की बात है कि वो कहीं किसी न किसी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हु कभी कहीं लिखा है तो वो सब्जेक्ट ही होगा। मैं तुमसे पूछूँ किसी सेंटेंस में हु लिखा है, वो क्या है, वो सब्जेक्ट होगा। किस वर्ब का तुम्हें सेंटेंस देख के पता करना पड़ेगा, लेकिन हु सब्जेक्ट होगा। कहीं हुम लिखा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। कहीं विच या वॉट लिखा है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, बोले सर विच या वॉट लिखा है तो या तो सब्जेक्ट होगा या क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पता कैसे चलेगा, 2-3 तरीके हैं डिसाइड करने के भी। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि इंटरोगेटिव में ये नियम काम आएगा नहीं तुम्हारे, इसको रहने दो। लेकिन मैंने कहा विच लिखा है, वॉट लिखा है, ठीक है, हु लिखा है, हुम लिखा है, और इन चारों के अलावा एक शब्द और आता है दैट। दैट भी इसी कैटेगरी में है, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको कहीं मिल जाए, तो मैंने आपसे बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। तो वाट, हुम, है ना, हु, विच, ये कहीं लिखे मिल जाए तो इनको देख के घबराना नहीं है। हालांकि पहली बात तो तुम्हें इतना पता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, तो तुम्हें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि वर्ब या तो विच के हिसाब से आएगी या तो वॉट के हिसाब से आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं। तो इसमें जब जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, दैट जब जब सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, या फिर हु जब जब सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, तो होम की फिलहाल यहाँ जरूरत है नहीं। अगर वाट, विच, हु, दैट ये किसके रूप में आए हैं, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में कहीं आए हैं, किस रूप में आए हैं, सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये शब्दों का अपना कोई महत्व इन द सेंस की मीनिंग नहीं है। मैं तुमसे पूछूं व्हाट का कोई मीनिंग है जिस हिसाब से मैं डिसाइड कर लूँ सिंगुलर है प्लूरल है। अरे इन शब्दों को डिसाइड ही नहीं कर सकते, इनका नंबर नहीं होता। नंबर मतलब ना तो ये सिंगुलर होते ना ही ये प्लूरल होते। हाँ, ये जिसके साथ आए होते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, ये जिसके साथ आए होते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। अब किसके साथ आए हैं जरा देख लो सेंटेंस में। सेंटेंस में लिखा है ही इज़ वन ऑफ द बॉयज दैट इज़ या आर माई बेस्ट फ्रेंड। दैट आया है सेंटेंस में, देखना, दैट इज़ या आर माई बेस्ट फ्रेंड। सेंटेंस तो यही है, दैट इज़ या आर माई बेस्ट फ्रेंड। इज़ या आर क्या है, वर्ब है, और दैट उसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मैंने कहा लेकिन दैट जो है, मैंने कहा दैट इज़ या दैट जो है वो अपना, इसका अपना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब जब ये आया है, ठीक है। दैट जो है डिपेंड करेगा आया किसके लिए है, जरा देखना, अपने से पहले वाले के लिए। इससे पहले क्या है, देखो, इससे पहले लिखा है बॉयज़, तो इससे पहले बॉयज़ लिखा है, इसका मतलब किसके लिए आया, बॉयज़ के लिए आया है। अगर ये बॉयज़ के लिए आया है तो देखो बॉयज़ सिंगुलर है प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। बॉयज़ किससे ज़्यादा है, बॉयज़ एक से ज़्यादा है। और अगर बॉयज़ एक से ज़्यादा है तो फिर सीधी सीधी बात है कि बात प्लूरल की चल रही है। और अगर बात प्लूरल की चल रही है तो यहाँ पर इज़ नहीं, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का। अब देखो मैं तुम्हें हिंदी समझा देता हूँ थोड़ी। ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ दैट आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, दैट आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्या, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़, ये उन बहुत सारे लड़कों में से एक है जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मतलब जो बेस्ट फ्रेंड की बात चल रही है ना, वो बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनमें से एक कौन है, ही है। तो ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ दैट आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आर की जरूरत इसलिए है क्योंकि दैट का तो अपना फिलहाल कुछ है नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन जब जब आया होता है, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा थोड़ा आगे जाके पढ़ लोगे, लेकिन फिलहाल दैट का ध्यान रखो कि सेंटेंस के बीच में जब दैट आया है तो अपने से पहले वाले को, उससे पहले क्या आया है, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको। अगर हम लैंग्वेज में देखें तो प्रॉपर लैंग्वेज में इस वर्ड को बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब इससे पहले जो आया, जो WH वर्ड है, मैंने तुम्हें इतने सारे वर्ड बताए, विच आ गया, वाट आ गया, हु आ गया, अगर ये सेंटेंस के बीच में आए, इनसे पहले जो शब्द रखा होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये जो शब्द है ना एंटीसीडेंट, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। बॉयज़ प्लूरल है
तो यहाँ पे आर आ गया। यहाँ पे बॉय लिखा होता तो क्या आ जाता, इज आ जाता। अब देखो कन्फ्यूजन बस इतना ही है, 78 और 76 में क्या फ़र्क है, सेंटेंस तो बिल्कुल सेम है। वन ऑफ द बॉयज़ तो यहाँ भी आया है, लेकिन वन ऑफ द बॉयज़ सेंटेंस में यहाँ पर हमने इसका यूज़ करा। वहीं वन ऑफ द बॉयज़ वाले सेंटेंस में जब हमने बीच में दैट लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आ गया या बीच में दैट आ गया, तो इस सिचुएशन में हमने सिंगुलर की जगह किसका यूज़ करा, प्लूरल वर्ब का यूज़ करा। क्यों? क्योंकि पिछले वाले सेंटेंस में 78 में वर्ब जो आई थी वो किसके हिसाब से आई थी, वन के हिसाब से आई थी। वर्ब किसके हिसाब से आई थी, वन के हिसाब से। इसके बाद वाले में यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन में लिखा है, इसको अगर मैं हटा के एक मिनट के लिए दैट लिख दूँ, कि दैट वाले सेंटेंस में, कौन से वाले सेंटेंस में, दैट वाले सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो किसके हिसाब से आई है, इस नाउन के हिसाब से आई है। और अगर प्लूरल नाउन के हिसाब से इसके हिसाब से वर्ब आई है, तो इस प्लूरल नाउन के हिसाब से वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। एक चीज़ रही है, ठीक है। दो सिचुएशन तुम्हें ध्यान रखनी है, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। अब तुम कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या आ सकता है बीच में, रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या आ सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत कुछ आ सकता है बच्चे। यहाँ पर आ जाए हु, है ना, मैंने भी नीचे लिखवाया। यहाँ पे आ जाए विच, यहाँ पे आ जाए व्हाट, और यहाँ पे आ जाए दैट। हालांकि आता दैट ही है, पता है, मैं रिलेटिव प्रोनाउन बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, लेकिन वन ऑफ द वाली सिचुएशन में रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज़ करते हैं, दैट का ही यूज़ करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वन ऑफ द वाली सिचुएशन मिल जाए और उसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन या बीच में दैट लिखा हो, बीच में क्या लिखा हो, दैट लिखा हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ के ध्यान रखो, बीच में क्या लिखा हो, दैट लिखा हो, तो बाद में फिर कैसी वर्ब आएगी, तब प्लूरल वर्ब आएगी। एक बात रही है। इसके बाद तीसरी सिचुएशन देख लो, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़ दैट इज़ या आर माई फ्रेंड, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़। अब देखो इन्होंने द ओनली का यूज़ कर लिया, किसका यूज़ कर लिया, द ओनली का। अगर वन ऑफ द के साथ द ओनली आ जाए, अगर क्या याद रखोगे, अगर वन ऑफ द के साथ क्या आ जाए, द ओनली आ जाए, अगर वन ऑफ द के साथ द ओनली आ जाए, तब हम कैसी ही वर्ब का यूज़ करेंगे, तब हम सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर वन ऑफ द के साथ क्या आ गया, द ओनली आ गया। सेंटेंस देखो 77, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़ दैट इज़ आर माई फ्रेंड, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़। क्या उन बहुत सारे लड़कों में से केवल एक वही है जो मेरा दोस्त है। ध्यान से सुनो, मीनिंग बदल गया द ओनली लगता ही। 77 का मीनिंग बताता हूँ, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़ दैट इज़ या आर माई फ्रेंड। तेरा बहुत सारे लड़के जो वहाँ पे हमने देखे ना, माना कहीं लड़के खड़े थे बहुत सारे, मैंने कहा तुम्हारा दोस्त कौन सा है, तो आपने कहा वो वाला दोस्त है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़, कि बहुत सारे लड़के थे, उनमें से केवल एक जो है ना, वो एक वही मेरा क्या है, वही मेरा दोस्त है, और मेरा कोई दोस्त नहीं, केवल वही मेरा दोस्त है। तो आपने जैसी द ओनली लगाया ना, द ओनली लगाने के बाद अब जो है द बॉयज़ की बात नहीं चल रही है। द ओनली लगाने के बाद तुम्हें ये पता चलना चाहिए, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़ दैट इज़ या आर माई फ्रेंड में उसका दोस्त केवल एक है, वो लड़के उसके दोस्त नहीं है, बहुत सारे लड़कों में से कोई एक नहीं है वो। बहुत सॉरी 76 की तरह नहीं, 77 में देखो, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़, बहुत सारे लड़के हैं लेकिन उनमें से केवल एक ही, द ओनली वन, केवल एक यही मेरा क्या है, दोस्त है। तो अब की बार फिर से सब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा फिर से हमारा क्या, मतलब वर्ब जो आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, द ओनली वन के हिसाब से, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सॉरी। वर्ब जो आएगी किसके हिसाब से आएगी, द ओनली वन के हिसाब से आएगी। अगर द ओनली वन के हिसाब से आएगी तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, आर गलत हो जाएगा। थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर तुम्हें लग रहा है यार मुझे तो नियम पढ़ना है, मुझे तो ऐसे याद करना है, मैं तो ध्यान रख लूँगा, तो इन तीन चीज़ें तुम ध्यान रख सकते हो। क्या, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन, लेकिन बीच में कई बार क्या आ जाता है, बीच में कई बार क्या आ जाता है, बीच में दैट आ जाता है। अगर बीच में दैट आ गया तो फिर प्लूरल वर्ब। फिर सेम सिचुएशन, द ओनली लग जाए तो भी कैसी वर्ब आएगी, तो भी सिंगुलर वर्ब भी आएगी। कुल मिला के वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन वन ऑफ द के साथ अगर बीच में क्या आ जाए, दैट आ जाए, तो उस टाइम पे कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ये बात में थोड़ी सी ध्यान रखना, मैंने समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट देखो, क्या, नो प्रॉब्लम इज़ या आर इनसॉल्युबल, और आप कह रहे हो नो टीचर्स इज़ या आर अराइव्ड एट। ठीक है भाई, कोई भी टीचर अभी तक आया नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इनसॉल्युबल नहीं है, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्युबल है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, नो के साथ अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। नो के साथ प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब। एक सेकंड रुकना, हाँ देखो भाई, तो मैंने कहा नो के साथ सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, नो के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नो की कोई जरूरत, मतलब जो मेन बात है वो नो की नहीं है, समझे नहीं, मेन बात नो की, मेन बात है नाउन कैसा है, नाउन कैसा है। अगर नाउन सिंगुलर आया तो सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल आया तो प्लूरल वर्ब। देखो जरा, नो प्रॉब्लम, नो को छोड़ो, है ना, नो के साथ तो नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, नो के साथ नाउन प्लूरल भी आ सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम के साथ किसका यूज़ करोगे, इसका, आर गलत है। टीचर्स आया है तो टीचर के साथ आर का यूज़ करोगे, इज गलत है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा हमें लगता है कि नो के साथ नाउन केवल सिंगुलर आ सकता है, नो मतलब कोई नहीं, जीरो, है ना, नहीं नहीं मतलब तो फिर आप कहोगे कि भाई सिंगुलर ही नाउन आना चाहिए। दोनों आ सकते हैं, सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है, बस इतना ध्यान रखने का है कि एक आ जाएगा, एक आर आ जाएगा। ये देखो 81 82, नथिंग बट, कहीं भी आपको नथिंग बट मिल जाए, क्या मिल जाए, नथिंग बट कहीं भी आपको मिल जाए, बिल्कुल परफेक्टली ध्यान रखना है कि नथिंग बट के बाद दोनों नाउन आ जाते हैं, सिंगुलर नाउन भी, प्लूरल नाउन भी, ठीक है। लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा कैसी आती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, ये ध्यान रखना। कैसे आती है जरा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने आपसे ये कहा
मैंने कहा नथिंग बट वाटर इज आर अवेलेबल हेयर। एक बात बताऊँ, ये जो बट है ना बच्चे, बट किसका काम करता है? बट काम कर रहा है एक तरीके से प्रपोजिशन का, यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है। अब फिर से तुम कहोगे कि सर प्रपोजिशन कहाँ से आती है? बट बेटे बट बहुत सारे काम करता है। बट रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, बट कंजक्शन तो होता ही है, ठीक है। उसके अलावा बट प्रपोजिशन भी होता है। तो बट जो है बहुत सारे काम कर सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, कंजक्शन बन सकता है, प्रपोजिशन बन सकता है, ठीक है नहीं? ये तुम ध्यान रखो। तो फिलहाल जो है बट किसका काम कर रहा है? फिलहाल बट काम कर रहा है प्रपोजिशन का। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रपोजिशन अगर आएगी तो उसके पास अपना क्या जरूर होगा? प्रपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट जरूर होगा। प्रपोजिशन आई है तो ऑब्जेक्ट लेके आएगी, ये बात पक्की है। अगर ऑब्जेक्ट लेके आएगी तो उसके साथ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट फिर सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नथिंग बट वाटर, बट प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के पास अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। बट द ट्रीज, ट्रीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर वही बात, मुझे क्या यूज़ करनी है? वर्ब यूज़ करनी है। किसके हिसाब से आनी चाहिए? बोले साहब सब्जेक्ट के हिसाब से आनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट देखूं तो सब्जेक्ट है नथिंग, और नथिंग का मतलब होता है बिल्कुल कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब जीरो, और जीरो मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इस आएगा, यहाँ वॉज आएगा, यहाँ आर गलत, यहाँ वर गलत। कॉमन सी बात है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। आगे बात समझ में कि नहीं? लेकिन इसको नियम के रूप में याद रख लो, रूल के रूप में याद रख लो। वो तुम्हारी इच्छा है कि नथिंग बट आएगा तो उसके साथ नाउन कैसा भी आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये ध्यान रखने की बात थी। नेक्स्ट देखो, दो सेंटेंस है 83 84। दोनों सेंटेंस में एक ही बात समझाएगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कई बार आपको लगता है यार अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। बात तो सही है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। लेकिन फिलहाल कई जगह ऐसा होता है कि आप नज़रअंदाज कर देते हैं। आप जल्दी में क्या करेंगे? आप जल्दी में देखेंगे शुगर लिखा है, बोले सर आपने हैव कैसे लिख दिया? ये तो आपने बिल्कुल गलत कर दी बात। टेस्ट, टेस्ट केवल फील करने वाली चीज़ है, अनकाउंटेबल होगी, और अनकाउंटेबल होगी बोले सर यहाँ तो इज आना चाहिए। लेकिन बच्चे दोनों सेंटेंसेस में यहाँ हैव ठीक है, यहाँ आर ठीक है, दोनों में कोई भी गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर के लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है जिसको आपको देख के समझना पड़ेगा कि वो प्लूरल है। इंडियन एंड अमेरिकन शुगर, यहाँ पर दो बेसिकली सब्सटेंसेस की बात करी गई है, दो प्रोडक्ट्स की बात करी गई है कि एक तो इंडियन शुगर और एक अमेरिकन शुगर, समझ रहे हो? अब इसको ऐसे लिखता, वो इस तरीके से लिखता तो भी ठीक था कि भाई इंडियन शुगर एंड अमेरिकन शुगर, कि भाई इंडियन शुगर और अमेरिकन शुगर दोनों अलग अलग लिखा था। तुम्हें समझ में आता है कि यार एंड लगा है, एक हमारे यहाँ की शुगर की बात करिए, एक अमेरिका की शुगर की बात करिए, एक और एक कितने हो गए? बोले सर दो हो गए। और अगर दो हो गए तो कैसा नाउन होना चाहिए? दो हो गए तो कैसा नाउन होना चाहिए टोटल मिला के? ये टोटल मिला के प्लूरल नाउन है। मतलब दो लोग, शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर तो सिंगुलर है, लेकिन दो अलग अलग जगह की शुगर की बात चल रही है। तो एक तो इंडियन शुगर सब्जेक्ट है, एक अमेरिकन शुगर सब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो इसको तुम एज अ शुगर मत देखो, इसको तुम ऐसे देखो कि भाई एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है ना? अगर देखो इंडियन शुगर, इसको छोड़ दो। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई क्या, फोन्स and speakers has, ये have a good sale। बाकी सेंटेंस सेम उतारा मैंने, लेकिन मैंने आपके सब्जेक्ट बदल दिया, मार्केट। अब देखो मैंने कहा फोन्स और स्पीकर्स जो हैं उसकी अच्छी सेल है मार्केट में। तो तुम अब ये, अगर ये सेंटेंस तुम्हारे सामने होता तुम कभी भी हैज़ ना लगाते, समझ रहे हो? है भी लगाते, क्योंकि आप कहते बोले सर एक तो फ़ोन है, एक स्पीकर है ना? एक तो फ़ोन है और एक क्या है? स्पीकर है। बोले सर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं तो बोले सर हैज़ की जगह क्या आएगा? है आएगा। बात तो ठीक है। यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ 83 में कि इंडियन और अमेरिकन शुगर में शुगर देख के सिंगुलर मत लगा देना। इंडियन शुगर एक प्रोडक्ट है और एक अमेरिकन शुगर प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट्स की बात चल रही है। दो प्रोडक्ट है मतलब प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो क्या आएगा? है आएगा। धोखा नहीं खाना है। फिर से वही देखो 84, गुड टेस्ट और बैड टेस्ट इज या आर क्रिएटेड बाय एग्जाम्पल्स। कि टेस्ट अच्छा हो बुरा हो जो है किससे क्रिएट किया जाता है? एग्जाम्पल से क्रिएट किया जाता है। तब तुम सोच रहे हो बोले सर गुड और बैड कॉमन ले लो, टेस्ट तो एक हो गया। अरे नहीं, दोनों अलग अलग हैं तभी तो बात चल रही है। एक गुड टेस्ट है, एक बैड टेस्ट है, तो फिल्म कुल मिला के यहाँ पर दो अलग अलग टेस्ट की बात चल रही है। और अगर दो अलग अलग टेस्ट की बात चल रही है तो दोनों को अलग अलग ही माना जाएगा, और अलग अलग माना जाएगा तो किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है, समझ के चलो, मतलब तुम्हें ही देख के समझना पड़ेगा कि गुड और बैड टेस्ट जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दो अलग अलग चीज़ें हैं तो दो होंगी तो उसके साथ आर आना बिल्कुल क्या है? सही है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया होता है कि वो दोनों चीज़ों को मिलाकर एक ही मान सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसको सिंगुलर मानते हैं बहुत बार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि क्या कह सकता हूँ मैं आपसे, द ऑनेस्ट एंड काइंड बॉय। अब यहाँ पे मुझे वर्ब लिखनी है, मान लेते हैं। अब मैंने कहा द ऑनेस्ट एंड काइंड बॉय। अब तुम्हें पता है कि यार बॉय जो है ना, बॉय एक ऐसा नाउन है
कि इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, काइंड होने की भी और ऑनेस्ट होने की भी। तो यहाँ पर द ऑनेस्ट एंड काइंड बॉय की जो तुम बात कर रहे हो, यहाँ पर इस बॉय को एक ही माना जाएगा, दो नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हें अगर तुम समझदार होंगे तो तुम्हें ये वाली बात समझ में आएगी कि बॉय जो है ऑनेस्ट और काइंड दोनों हो सकता है। लेकिन 84 को देखो, 84 को देख के तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या टेस्ट जो है, गुड टेस्ट और बैड टेस्ट को दोनों को एक मान सकते हैं? सोच के बताओ। कभी मैं तुमसे कहूँ गुड टेस्ट और बैड टेस्ट क्या उनको दोनों को मिला के एक मान सकते हैं? नहीं यार, गुड अलग है, गुड टेस्ट अलग है, बैड टेस्ट अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, तभी तो उनको अलग रखा गया। अगर दोनों सेम होते है ना तो साथ में माने नहीं जा सकते थे। तो गुड और बैड टेस्ट का मतलब है दोनों को अलग अलग रखा गया, एक नहीं है बच्चे। ये कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। वही मैं आपको ऊपर वाले 83 में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ऑनेस्ट और काइंड मान लिया मैंने, इसको मिला के ऑनेस्ट और काइंड दोनों करेक्टर्स मिलकर किसी एक आदमी में हो सकते हैं। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, और एक करेक्टरिस्टिक दोनों मिला के हो सकते हैं। तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी? इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 83 में जब आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने कहा इंडियन एंड अमेरिकन शुगर। अब तुम सोच के देखो, इंडिया और अमेरिका की शुगर एक कैसे हो सकती है यार? इंडिया की शुगर अलग है, अमेरिका की शुगर अलग है। तो अगर भले से मैंने शुगर को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया और इंडिया और अमेरिकन को एंड से जोड़ दिया, एक्चुअल लिखने का तरीका क्या था? इंडियन शुगर एंड अमेरिकन शुगर, एक्चुअल तरीका तो यही था। लेकिन अगर मैंने इसको शॉर्ट कर लिया, शुगर मैंने कॉमन ले लिया, तो इंडियन एंड अमेरिकन शुगर अलग अलग भले से लिख दिया, लेकिन दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो हम चाहकर भी इन दोनों को एक नहीं मान सकते, और एक नहीं मान सकते, दोनों अलग हैं, दोनों प्लूरल हैं। तो किसका यूज़ करेंगे? हैव का। यहाँ किसका यूज़ करेंगे? आर का। काफ़ी समझाने की कोशिश करी है मैंने, मुझे लगता है आपको बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। देखो हो बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई है निकल के। यू आर अ टीचर सो एम आई, ही डजंट डांस नादर डू आई। देखो भाई, कई बार ऐसा होता है जब मुझे किसी से हाँ में हाँ करनी है, ना में ना करनी है, तो उस टाइम पे हम इन कुछ फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। सो एम आई, नाइदर डू आई, नॉर डू आई, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनका आप यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हालांकि एक ही लिखा है क्या? नहीं, दोनों लिखे हैं। ठीक है, सो भी तो है ना, देखो सो भी है, नाइदर नॉर भी है। तो जैसे मैं तुमसे कहता हूँ माना मैं टीचर हूँ, मैंने कहा मैं टीचर हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा और भाई क्या हाल चाल? बोले सर बढ़िया सर। मैंने कहा और क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा यार मैं तो टीचर हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ। तो आपने जवाब में कहा अरे यार मैं भी टीचर हूँ। तो ये जो अरे यार मैं भी टीचर हूँ ना, ये जो कहने का तरीका है, ये तो हमारी हिंदी हो गई। अगर तुम सामने वाली की हाँ में हाँ कर रहे हो, उसको क्या तरीका है? सो एम आई। बोले तुम टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, इसको कहने का तरीका हो गया सो एम आई। मैंने आप और मैं बात कर रहे हैं मेले। मैंने कहा यार मुझे तो डांस वांस आता नहीं है, मैं डांस नहीं करता। तो आपको लगा कि यार ये तो मेरे टाइप का बंदा मिल गया मेरे को कि मैं डांस नहीं करता। तो उसने वो तुरंत बोलेगा सामने वाला, यार ना ही मैं करता। तो ये जो ना ही मैं करता है, इसको लिखने का तरीका क्या है? नाइदर डू आई। तो मैं टीचर हूँ, आप टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, है ना। वह डांस नहीं करता, मैं भी डांस नहीं करता, या मैं डांस करता हूँ, तुम डांस करते हो, मैं भी डांस करता हूँ। हाँ करना या ना करना वाली सिचुएशन में ये फ्रेजेस का हम यूज़ करते हैं, और इन फ्रेजेस वाली सिचुएशन से पेपर में बहुत एग्जांपल्स बनते हैं और बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाता है कि इनका यूज़ कैसे किया जाए। मैं तुम्हें खास करके बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर आपको हाँ में हाँ करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे? सो का। हाँ में हाँ मतलब एक तरीके से पॉजिटिव अगर सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको किसका यूज़ करना है? सो का। जैसे दो सेंटेंस देखो, यू आर अ टीचर, ही डजंट डांस, ये वाला सेंटेंस कैसा है? ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है। ये वाला सेंटेंस कैसा है? ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, या अफर्मेटिव कह लो, ठीक है, नहीं अफर्मेटिव कह सकते हो। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव के लिए, ठीक है, अफर्मेटिव के लिए किसका यूज़ करते हैं? सो का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सबसे पहले सो का, फिर सो के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जो पिछले वाले सेंटेंस में आई है। हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, जो भी पिछले सेंटेंस में जो भी आया है, आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहाँ पे क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब रखनी है यहाँ पे एक। हालांकि ये वाला आर जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन इसको उठा के रख सकते हो क्योंकि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं। यहाँ पे जो आर लिखा है ये फिलहाल मेन वर्ब है, कभी आप सोच रहे हो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन फिलहाल मैंने कहा आर यहाँ पे लिखा है तो मेन वर्ब है, लेकिन मैंने कहा वर्ब उठा लो। अब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो बड़ी अच्छी बात है ना। नहीं दे रखी है तो आप बना लेते हो बहुत बार। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं लिखी है, वर्ब की क्या लिखी है? फर्स्ट फॉर्म लिखी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है? बोले सर डू या डज बनती है। क्या बनती है? डू या डज। कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो उसके बदले किसका यूज़ कर लो? डिड का यूज़ कर लो, समझ रहे हो। और कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकते हैं, थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं होती। सेम गोज विद फोर्थ। वर्ब की एनजी फॉर्म जो होती है, फोर्थ फॉर्म, वो भी अकेले यूज़ नहीं होती, हमेशा किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। हमेशा किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो वही बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो डू डज लगा लेते, सेकंड फॉर्म आ गई डिड लगा लिया। फिलहाल मेरे पास इज एम आर रखा है तो तुम्हें पता है इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन ही जाता है, तो मैंने वही उठा लिया यहाँ पे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, जिस भी नाउन या प्रोनाउन की बात चल रही है वो नाउन या प्रोनाउन रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन हमेशा कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में?
सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि तुम कंपेयर सब्जेक्ट से कर रहे हो ना। मैंने कहा यू आर अ टीचर, तुम कंपेयर किससे कर रहे हो? यू से कर रहे हो। किससे कंपेयर कर रहे हो? यू से। अब यू भी तो सब्जेक्ट है। अगर यू सब्जेक्ट है तो तुम्हें भी क्या चाहिए? सब्जेक्ट ही चाहिए। कंपेरिजन सेम लोगों में ही होगा ना, सेम टाइप की चीज़ों में ही कंपेरिजन होगा ना। तो बस वही बात है। जैसे मैंने कहा यू आर अ टीचर, तो मैंने कहा इसका सबसे पहला तरीका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो किसका यूज़ कर लो? सो का। फिर उसके बाद वर्ब ले आओ। वर्ब हमारे पास आर रखी थी, हमें पता है आर हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है, तो हमने ऐसा कैसे रख लिया। अब आर का मतलब है इज, एम, आर का मतलब ये नहीं कि आर रख दूं, आर आया है किसके हिसाब से? यू के हिसाब से। आर के जैसी वर्ब, आर के जैसी मतलब इज, एम, आर में से कुछ भी। अब तुमने सब्जेक्ट देखा, बोले सर आई लिखा है ना, तो यहाँ पे मी नहीं लिख सकते, कभी तुम मी लिख दो। मी कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी बनता है, ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। हमें चाहिए कौन सा केस? मैंने बताया नाउन प्रोनाउन कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। तो मैंने लिख दिया मी की जगह क्या लिख दिया? आई। अब देखो यहाँ आई लिखने के बाद डिसाइड करो आई के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। हमें पता है आई के साथ क्या आता है? एम आता है। तो मैंने लिखा सो एम आई, बन गया सेंटेंस। वहीं देखो फिर से, ही डजंट डांस, कि वो डांस नहीं करता, ना ही मैं डांस करता। सेम सिचुएशन। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में दोनों आ जाएंगे। समझ रहे हो? ना इधर लगा लो, नोर लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो नाइदर या नोर में से किसी का भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम सोचो कब नाइदर कब नोर आएगा, अरे दोनों ठीक है, कभी भी लगा लो। नाइदर लिखा, नोर लिखा, कुछ भी लिख लिया, ठीक है साहब। अब तुमने देखा डज नॉट डांस। मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें नहीं पता है, कहीं नॉट लिखा ना बच्चे, तो नॉट से पहले जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब भी होगी, और नॉट के बाद जो आएगा वो मेन वर्ब भी होगी, ठीक है। जनरली सेंटेंसेज में ऐसा होता है कि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। मतलब नोट से पहले जो वर्ब लिखी है वो हेल्पिंग वर्ब भी होगी, और नोट के बाद जो वर्ब लिखी है वो मेन वर्ब ही होगी। प्रोबेबिलिटी इसी बात की हाई रहती है 99% चांसेस में। नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नोट के बाद मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे नोट लिखा है, तो नोट से पहले डज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। डांस क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ठीक है साहब। तो डज हो गई हेल्पिंग वर्ब, डांस हो गया मेन वर्ब। ही डज नॉट डांस, नाइदर डू आई। अब तुम्हें पता है मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब उठा लेनी है। क्या उठा लेनी है? हेल्पिंग वर्ब। डज उठा लिया, ही के हिसाब से डज आया। आई के हिसाब से क्या आएगा? हमने सब्जेक्ट रख लिया आई, बाद में नाउन या प्रोनाउन रख लिया कि हमने रखा बाद में प्रोनाउन आई। अब देखो आई के साथ, ही के साथ तो डज आया था, लेकिन अगर मैं यहाँ डज लिख दूंगा गलत हो जाएगा। आई के साथ क्या आना चाहिए? बोले सर आई के साथ तो डू आता है, आई के साथ डू आता है, तो हमने डू लिख दिया, नाइदर डू आई। ये एक तरीका है, इसका ध्यान रखना। 85 86 का ये मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है। दो फ्रेजेस बनते हैं, सो हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, ऐसे ही नाइदर या फिर नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन। पॉजिटिव के लिए सो का यूज़ करते हैं, नेगेटिव के लिए नाइदर या नॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रपोजिशन के पहले और बाद में सेम शब्द लिखा जाता है। समझ रहे हो? प्रपोजिशन के पहले और बाद में सेम शब्द लिखा जाता है ना। जैसे यहाँ प्रपोजिशन आ गई, आफ्टर भी क्या है? प्रपोजिशन है, अपॉन भी क्या है? प्रपोजिशन है ना। यहाँ पर भी कैसा वर्ड है? ये भी, ये दोनों वर्ड सेम है, नॉवल एंड नॉवल। ऐसे ही बुक और बुक, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो? तो बुक और बुक सेम है, नॉवल और नॉवल सेम है। कई बार ऐसे वर्ड्स लिख लिए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये जो वर्ड्स है ना, पहली बात तो ये वर्ड्स भी सिंगुलर होने चाहिए। समझ रहे हो? जब तुम रिपीट कर, जब दोनों वर्ड आ रहे हैं आगे पीछे, तो ये भी कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये वर्ड्स प्लूरल लिखे हैं तो जनरली गलत है। जब तुम प्रपोजिशन के पहले प्रपोजिशन के बाद में शब्द लिख रहे होते हो, तो उन दोनों वर्ड्स को सिंगुलर रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? सिंगुलर रखा जाता है। दूसरी बात, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। वर्ब भी इनके साथ कैसी आती है? सिंगुलर आती है। वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब तुम कहोगे सर वर्ब कैसे सिंगुलर है? अरे यार वो कॉन्सेप्ट नहीं भूल गए? प्रपोजिशन के बाद उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब पहले वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर बुक सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज आएगा, आर गलत है। सेम गोज विद दिस, प्रपोजिशन है, नॉवल उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब पहले वाला जो नॉवल है वो सब्जेक्ट बनेगा, और अगर अकेला है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या आएगा? इज आएगा, आर गलत। लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या? प्रपोजिशन से पहले, प्रपोजिशन के बाद में अगर सेम वर्ड्स हैं तो वो कैसे होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। और अगर वो सिंगुलर होंगे तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। 87 88, हालांकि ये सेंटेंस बहुत पहले पूछे जाते थे, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई मेजॉरिटी बड़ा पूछा जाता है पेपर में, और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिहाज से, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखो द मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी का मतलब बहुमत से होता है। हिंदी में देखें तो मेजॉरिटी का मतलब किससे है? हिंदी में मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत से। अब बहुमत मतलब आप समझते हो कि भाई बहुत ज़्यादा संख्या में कोई लोग हैं एक साइड, तो उसको बहुमत आपने बोल दिया, या अपोजिट से ज़्यादा है तो वो बहुमत है। तो मैंने कहा मेजॉरिटी इज यार अगेंस्ट राहुल। मेजॉरिटी जो है राहुल के अगेंस्ट है। द मेजॉरिटी सब्जेक्ट, मेजॉरिटी जब क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब दोनों सही मानी जाती है। मेजॉरिटी के साथ कैसी वर्ब मानी जाती है? सिंगुलर भी सही है और प्लूरल भी सही है। मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब ठीक मानी जाती हैं। और अगर दोनों ठीक मानी जाती हैं तो ज़रा देखो, इस भी सही है और आर भी क्या है? सही है। अगर अकेला कहीं मेजॉरिटी लिखा है तब मैं बता रहा हूँ, अभी सिचुएशन, अभी बात खत्म नहीं हुई है। द मेजॉरिटी इज़ या आर अगेंस्ट राहुल, दोनों बातें ही क्या है? ठीक हैं।
इस भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन वहीं मैं सेंटेंस थोड़ा सा बदल दूँ कि मेजॉरिटी के साथ ऑफ लग जाए और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए। कैसा नाउन आ जाए उसके बाद? प्लूरल नाउन आ जाए। मेजॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आ गया तो अब की बार फिर तुम्हें प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? द मेजॉरिटी ऑफ द एग्स वॉज एवर बैड, यही जो अधिकतर एग्स थे वो क्या थे? बैड थे, बुरे थे, बेकार थे, माना मैंने ऐसे कहा। तो मेजॉरिटी ऑफ द एग्स, तो मेजॉरिटी के साथ ऑफ लग के अगर नाउन प्लूरल नाउन आ गया तो इस सिचुएशन में बहुत सारी संख्या ही मान के चला जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द एग्स मतलब तुमने गिन ली हैं वो एग्स, बहुत सारे एग्स तुमने देखे कि बहुत सारे जो है वो एग्स गिन ली हैं और उन सबको गिन लिया गया है, उनको प्लूरल माना गया, और प्लूरल माना गया तो वॉज नहीं किसका यूज़ करा गया? वर्ब का। मेजॉरिटी के मामले में ध्यान रखना यार, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं पेपर में बहुत पूछा जाता है। मेजॉरिटी जनरली सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ठीक होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी के साथ ऑफ लग के अगर प्लूरल नाउन आ गया, है ना, मेजॉरिटी के साथ ऑफ लग के अगर प्लूरल नाउन आ गया तो उस सिचुएशन में वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इस सिचुएशन के अलावा बाकी कोई भी सिचुएशन है, मेजॉरिटी को सिंगुलर प्लूरल कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर वर्ब लगाओ तो ठीक, प्लूरल वर्ब लगाओ तो ठीक, दोनों सिचुएशन ही ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, बड़ा ही मतलब विवादित वाक्य हैं ये दोनों। 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4। बात यह है कि मैं आंसर क्या ठीक है ये बात बाद की है। 2 and 2 is 4 है, 2 and 2 are 4 है, लेकिन मैं आपको मतलब आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप ये सोच पाओ कि दोनों में से एक सही है। मतलब दोनों अगर मैं कह रहा हूँ सही है तो किस बेस पे सही है? इस भी सही है, आर भी सही है, तो किस बेस पे सही है? अगर आप इतना सोच पाए तो समझ लो कि आप बेहतर चल रहे हो, आप अच्छा चल रहे हो। जैसे मैंने कहा 2 and 2 is 4, तो एक कॉन्सेप्ट तो ही होना चाहिए बच्चे कि 2 और 2 को जोड़ रहे हैं, इन दोनों यूनिट को क्या रख रहे हैं? इन दोनों यूनिट को इकट्ठा जोड़ रहे हैं, साथ कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इनको 2 और 2 को इकट्ठा जोड़ रहे हैं, तो किसका यूज़ करेंगे? बोले जी दोनों को इकट्ठा करा तभी तो क्या बना? 4 बना। तो यहाँ से एक बात समझने की हुई कि दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, मतलब इनको यूनिटी, इनको कैसे लिया गया है? एज अ यूनिटी देखा गया कि 2 और 2 को जब यूनाइट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो 2 और 2 को इकट्ठा देखा गया, एक साथ देखा गया, तो आपने क्या लिख दिया? इज लिख दिया। फिर अगर मैं कहूँ 2 and 2 are 4, तो अब आपने बोले सर आर किस हिसाब से लगा दिया? देखो आर इस हिसाब से लगा दिया, एक सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट 1 प्लस 2 को आपने दूसरे सब्जेक्ट के रूप में देखा। अरे एंड लगाया, एंड अपने सिर्फ एक एंड ने 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया। जनरली क्या करता है, जैसे मैं लिखता हूँ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, मैं तुमसे कहूँ, इतना साफ क्यों लिख दिया मैंने? राम एंड श्याम, मैं उसके बाद तुमसे कहूँ कि इज एम, ये आर, एम आता है आई के साथ, राम और श्याम एक से ज़्यादा लोग हैं तो इस तो आएगा नहीं, क्या आएगा? आर आएगा। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लिखूँ 2 and 2, तो 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो आपने किसका यूज़ कर दिया? आर का। अब आप कहोगे सर इस सही आर सही, बहुत सी किताबें इस कहती हैं, बहुत सी किताबें आर कहती हैं, ठीक है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एसएससी में कई बार पहले पूछा गया। एसएससी ने भी इस मामले में गड़बड़ कर दी थी, मुझे लगता है, जहाँ जितना मैंने सुना है कि भाई 1-2 बार उन्होंने इस दे दिया था, 1-2 बार उन्होंने आर दे दिया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा, इसको जनरलाइज करके दोनों ही आंसर को सही मान लिया कि इसी को भी सही मान लिया। एक बार उन्होंने आंसर इस दे दिया था, एक बार उन्होंने आंसर आर दे दिया था, तो दोनों को जनरलाइज करके इस आर दोनों को ही ठीक मान लिया। आई थिंक तो कुछ ऐसा हुआ था, पुराने जमाने की बात है। तो इस भी सही है, आर भी सही है, लेकिन मैंने 2 मार्क लगाए। मैंने कहा अगर तुम्हारे सामने कभी, हालांकि सेंटेंस पेपर में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये विवाद का विषय रहा हो एक टाइम पे, तो अभी ये आर नहीं, अभी ये इसको क्या ही लेके चलेंगे, इसी लेके चलेंगे। 2 मार्क्स का मतलब है कि भाई इसको सिंगुलर माना जाए, जनरली तो सिंगुलर ही मानेंगे। आगे देखो 93, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 4, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 4। देखो ये तो आसान सी बात है, डिवाइडेड बाय जो है, बाय जो है ना प्रोपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, इस यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। 20 क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने आप में है, तो 20 अपने आप में सिंगुलर होगा, इकट्ठा ही तो है, 20 को इकट्ठा ही तो यूज़ करना है, इकट्ठा है 20 मतलब सोचना 1 2 3 4 5 6 20, बोले 20 तक जा रहा है, प्लूरल होगा ना, 20 को इकट्ठा ही तो लेके चल रहे हो, टुकड़े थोड़े कर रहे हो 20 के, है ना। डिवाइडेड बाय 5 तो बात की बात है, लेकिन मैंने कहा हमने पूरा डिजिट लिया। मैंने पूछा कितना कितना है, बोले सर 1 नंबर है। मैंने कहा 21, ये भी अपने आप में कितना नंबर है? 1 नंबर है। मैंने कहा 22, ये भी कितना नंबर है? अपने आप में 1 नंबर है। ऐसी 20 अपने आप में एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, 20, तो 20 है, अकेला है तो इज है, और इज है तो बिल्कुल क्या है? सही है। 20 डिवाइडेड बाई 5 इज 4। 20 को सब्जेक्ट मानोगे जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। 94, 95, 96 समझा चुका हूँ, 97, 98, 99, 100 चारों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। और इत्तेफाक की बात, ये चारों सेंटेंस का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ। क्या बता चुका था? क्या कि एडजेक्टिव कई बार, और जनरली ऐसे एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को बताते हैं, है ना, ऐसे एडजेक्टिव जो किसको बताते हैं? ह्यूमन क्वालिटीज़ को बताते हैं। ह्यूमन क्वालिटीज़ को बताने वाले एडजेक्टिव्स जो होते हैं, उन एडजेक्टिव्स की हम बात करें, ह्यूमन क्वालिटी रिलेटेड एडजेक्टिव से पहले अगर दा लग जाए तो ये दा प्लस एडजेक्टिव इकट्ठा मिलके प्लूरल नाउन कहलाता है, या बन जाता है। क्या बन जाता है? इकट्ठा मिलके ये प्लूरल नाउन बन जाता है, दा प्लस एडजेक्टिव। और ये पूरी के पूरे ग्रुप को दिखाने की बात करता है, इसका मीनिंग निकलता है पूरे के पूरे ग्रुप को दिखाने वाला, ठीक है। एक तो रही है बात। दूसरी बात, अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझो,
मैंने कहा द पुअर इज या आर गेटिंग पुअर एंड पुअर, बोले गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो जो द पुअर मैंने लिखा है, द पुअर का मतलब किसी एक गरीब की बात है, दुनिया में जितने गरीब हैं सबकी बात चल रही है, हर एक गरीब तबके में जितने लोग आ रहे हैं। पुअर बच्चे एडजेक्टिव होता है, पुअर नाउन नहीं होता। एडजेक्टिव मतलब वो शब्द जो क्वालिटी बताते हैं नाउन की, तो पुअर होता है एडजेक्टिव। पुअर से पहले आपने क्या देख लिया, द देख लिया, द प्लस एडजेक्टिव मिलेंगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, और प्लूरल नाउन का मतलब है कि वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। द पुअर आर, ऐसी सेंटेंस में लिखा द रिच, जैसे मैं द पुअर की जगह लिखा द रिच इज या आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, गरीब सॉरी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो द रिच का मतलब है जितने अमीर लोग हैं सबकी बात चल रही है, द पुअर मतलब जितने गरीब लोग हैं सबकी बात चल रही है। 98 देखो, द रिच हैज या हैव ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड द पुअर लिविंग इन द स्लम एरियाज। यार अमीर ने हमेशा एक्सप्लॉइटेशन करा है किसका, गरीब का, उन गरीब का खास करके जो कहाँ रह रहे हैं, स्लम एरियाज में रह रहे हैं। तो यहाँ पर द पुअर, पुअर के साथ दा लगा, ये भी प्लूरल नाउन है बच्चे। दूसरी बात, द रिच भी कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस दा बनेगा तो प्लूरल नाउन बनेगा। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, हैव का यूज़ करेंगे। 99 देखो, द काइंड इज यार ऑलवेज हेल्प बाय गॉड। ये जो दयालु होते हैं, जितना द काइंड का मतलब है वो सभी लोग जो दयालु हैं, एक दयालु नहीं, जितने भी धरती पर दयालु लोग हैं सबके सब की बात चल रही है। अगर सबके सब की बात करूँ, सभी दयालु लोग जो हैं उनकी मदद हमेशा भगवान करता है। तो द काइंड मतलब एक दयालु नहीं, धरती पर जितने दयालु हैं सबकी बात चल रही है, आ आएगा। द ब्रेव डिजर्व डिजर्व्स द विक्ट्री। अब तुमने सेंटेंस कहीं बात सुना होगा, द ब्रेव का मतलब है जितने भी बहादुर हैं सबकी बात चल रही है, एक अकेला बहादुर नहीं। द ब्रेव डिजर्व डिजर्व्स द विक्ट्री, द ब्रेव डिजर्व द विक्ट्री, डिजर्व्स नहीं, क्योंकि डिजर्व्स में एस लग गया और वर्ब अपने साथ एस या ईएस ले लेती है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। डिजर्व वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा कैसी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होती है। 100 सेंटेंस हो गए हैं। शीट